जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो हेलो नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन अकेडमी पर। तो आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री में हम लोग पुनः को अपने क्लास को है ना बढ़ाएंगे। हिस्ट्री में आपको पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारत में हम लोग मौर्योत्तर काल को पढ़ रहे थे, और इस मौर्योत्तर काल में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि मौर्य काल के अंतिम राजा कौन था। आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या के बाद किस वंश यानी किस कौन सा काल है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में दो तरह से राजाओं ने भारत पर शासन किया। एक देशी राजा जो भारत के मूल निवासी था, और दूसरा विदेशी राजा, है ना। तो देशी राजा का सेक्शन जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विदेशी राजा, यानी मौर्योत्तर काल के विदेशी शासक, विदेशी राजा। तो हेडिंग में हम लोग लिखिए एंशियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग में लिखिए विदेशी राजा। विदेशी राजा। इस विदेशी राजा पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए, तो आप ज्यादा समझ में आइएगा। ये आपका इंडिया हो गया। जब हम आपको बताए थे कि जब धनानंद के नंद वंश का शासन था, तो धनानंद के समय ही आक्रमण हुआ था। कहाँ? भारत पर आक्रमण हुआ था, और उस क्षेत्र में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के क्षेत्र जो सिकंदर ने जीत चुका था, जीता था, है ना। तो ये आपका बना देते यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र जीता था। तो जब सिकंदर का मृत्यु हो गया, तो सिकंदर के मृत्यु के बाद जो सिकंदर का जो इतना साम्राज्य सिकंदर जीता था, उस साम्राज्य पर अधिकार किसने का हुआ? जितने भी उसका सेनापति था, उस सेनापति ने है ना अधिकार कर लिया। जैसे भारत के क्षेत्र में देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एरिया में, तो सेल्यूकस निकेटर जो सेनापति किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी सिकंदर का। ये काफी बहुत बड़ा सिकंदर का बहुत प्रभावशाली आपका सेनापति था। तो इसने आक्रमण अधिकार कहाँ कर लिया? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एरिया में। तो इस एरिया में आक्रमण कर लिया। इस एरिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में कौन आक्रमण कर लिया? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर जब धनानंद के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश के बाद मौर्य वंश, तो है ना मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का राजा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से कौन सेल्यूकस निकेटर के बीच लड़ाई हुआ, और लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर का जो साम्राज्य था, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का क्षेत्र, वो जीत लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के बेटी से भी विवाह किया था, है ना। वो आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो ये कौन जीता था? सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर आखिर कौन था? तो यूनान का था, चूंकि सिकंदर भी यूनान का था, तो ये भी यूनान का था। तो ये भारत पर अधिकार किया था। ऐसा नहीं कि उसका वंश यहाँ पहले ही से राजा था, नहीं। सिकंदर ने जीता, तो सिकंदर ने जीतने के बाद सेल्यूकस निकेटर राजा बना यहाँ का, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हरा दिया। तो यही वो हराने के बाद, चूंकि इधर सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो यूनानी था। तो यूनानी के अवसर देख रहा था कि कब मौर्य वंश का जो राजा बने, कोई जो मतलब कमजोर हो, कमजोर कब मौर्य वंश का राजा बनता है, जिससे हम अपने साम्राज्य को पुनः अपने अधिकार में ले लेंगे। ये कौन सपना देख रहा था? तो यूनानियों लोग।
तो यही सपना इनका साकार भी हुआ। मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा कौन है? बृहद्रथ। अब बृहद्रथ एक ऐसा नालायक अयोग्य राजा था कि इसका अपने साम्राज्य को भी बचा नहीं पाया। बताइए, इस मौर्य काल में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को इतना विस्तार कर लिया कि पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का भी कुछ क्षेत्र, पूरा भारत, नेपाल देख लीजिए, उसका बांग्लादेश, म्यांमार, सब किसका था? तो भारत, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग को जितने अशोक ने जीता था, इतने बड़े साम्राज्य को कौन नहीं बचा पाया? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ नालायक था ना, क्या उसको हम लोग कह सकते ससुरा, इस तरह से नालायक था कि अपने साम्राज्य को, यही का फायदा उठा लिया कौन? यूनानियों ने। इधर से यूनानियों ने आक्रमण कर दिया कहा? अपने साम्राज्य को जो चंद्रगुप्त मौर्य ने छीना था, जीता था, तो इधर आक्रमण कर दिया तो जीत भी लिया। यूनानी जब आक्रमण कर दिया किस पर? बृहद्रथ पर, तो बृहद्रथ हार गया और इधर के क्षेत्र को कौन अधिकार कर लिया? यूनानियों ने। तो यूनानियों ने जब अधिकार कर लिया, तो यूनानियों ने जब भारत पर, यानी कि यूनानियों ने भारत पर दो तरह से अधिकार, दो शाखा में शासन किया। जब मौर्योत्तर वंश का अंतिम हुआ, यानी मौर्य वंश का अंतिम होने के बाद, मौर्य वंश का अंतिम करने बृहद्रथ की हत्या के बाद इस क्षेत्र में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ ईरान के क्षेत्र में किसका अधिकार हो गया? तो यूनानियों ने दो शाखा बनाकर क्या किया? शासन किया। देखा कि अगर एक शाखा रहेंगे तो कब आक्रमण कर देगा तो हार जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि दो शाखा बनाकर साम्राज्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एक शाखा था, इसका नाम क्या था? यूक्रेटाइट वंश, यानी इस वंश का नाम क्या था? यूक्रेटाइट वंश। और एक का था डेमिट्रियस। दो शाखा में विभाजित हुआ, एक यूक्रेटाइट वंश और एक डेमिट्रियस। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो तक्षशिला में, और इसने सयाल में, पाकिस्तान का जगह है सयाल, अभी वर्तमान उसका नाम क्या है? सयालकोट, है ना। यानी दो तरह से शासन किया। तो विदेश पहले यानी मौर्य वंश के पतन के बाद, अर्थात मौर्योत्तर काल में भारत में सबसे पहला विदेशी शासक कौन था? तो यूनानी। तो यूनानी, बताइए, चूंकि आक्रमण किया, ये लोग था यूनान का, और ये चूंकि कहाँ आया है? तो इंडिया में। तो इंडिया को हिंद कहते हैं, तो इसीलिए इन शासकों को क्या हम लोग कहते हैं? हिंद यवन। क्या हम लोग कहते हैं? हिंद यवन। हिंद यवन। हिंद मतलब इंडिया, इंडिया के लोग, यवन मतलब यूनानी। और इसको कहीं कहीं मिलेगा इंडो ग्रीक भी कहीं कहीं मिलेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हम बताइए, मौर्योत्तर वंश यानी मौर्य वंश के समाप्ति के पतन के बाद भारत में किस विदेशी शासकों ने साम्राज्य को शुरुआत किया? तो हिंद यवन ने। और हिंद यवन ने भारत में दो शाखा को के रूप में भारत में स्थापित किया। पहला यूक्रेटाइट वंश, दूसरा डेमिट्रियस वंश। यूक्रेटाइट वंश की राजधानी कहाँ बनाया? तो तक्षशिला, और इसने बनाया डेमिट्रियस ने सियालकोट। हम लोग सबसे पहले देखेंगे सियालकोट के बारे में। कौन सा? सियालकोट, सॉरी, डेमिट्रियस डेमिट्रियस वंश का संस्थापक कौन है? तो डेमिट्रियस के वंश का संस्थापक डेमिट्रियस है, यानी अपने नाम पर ही अपने वंश को स्थापित किया। तो इस वंश का क्या है? तो संस्थापक कौन है? डेमिट्रियस। और इसकी राजधानी कहाँ है? सियालकोट। इस वंश का एक सबसे प्रतापी राजा कौन है? इसका नाम है मिनांडर। इस वंश का डेमिट्रियस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? मिनांडर। मिनांडर का कहीं कहीं नाम मिलता है मिलिंद, है ना। क्या मिलता है? मिलिंद। तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है? मिनांडर। तो मिनांडर ने इस जो देख रहे हैं, इसने गंगा नदी के क्षेत्र में भी क्या किया? विजय प्राप्त किया। गंगा घाटी के क्षेत्र में, मतलब इसका साम्राज्य इतने में था, लेकिन ये आक्रमण कर दिया कहाँ? इधर गंगा घाटी के क्षेत्र में, यानी गंगा नदी के आसपास मथुरा तक पहुंच गया। कहाँ तक? मथुरा तक पहुंच गया। तो इसी के विजय को किसने? पुष्यमित्र, शुंग वंश के राजा था कौन? पुष्यमित्र शुंग। इसके विजय को क्या किया? इसके विजय अभियान को रोक दिया। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। तो यहाँ से लौट गया। तो कौन सा? तो मिनांडर। तो बताइए मिनांडर क्या किया? तो मिनांडर ने कहाँ तक? गंगा नदी घाटी के क्षेत्रों के तक विजय प्राप्त किया। और इसके विजय को किसने रोका? तो पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने इसके विजय को रोका। मिनांडर जब भारत आया तो इसने बौद्ध धर्म को अपनाया।
किस धर्म को अपनाया, यानी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया। इसका उल्लेख कैसे मिला, तो इसका उल्लेख मिलता है नागसेन, जो एक बौद्ध भिक्षु है उसका नाम क्या है, नागसेन। नागसेन का एक पुस्तक है, इनका का नाम क्या है, इन्हीं के नाम पर बनाया है, इस मिलिंद पन्हो। इस पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पन्हो। नागसेन मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो बौद्ध भिक्षु नागसेन के मिलिंद पन्हो पुस्तक में मिलता है ना। तो इसके बाद इसका बेटा राजा बना, इसका बेटा का नाम क्या था, स्ट्रेटो प्रथम। स्ट्रेटो प्रथम, इसका बेटा कौन बना राजा, स्ट्रेटो प्रथम। स्ट्रेटो प्रथम ने सोटर की उपाधि धारण किया, सोटर। स्ट्रेटो प्रथम ने किसका उपाधि धारण किया, सोटर। सोटर का मतलब क्या होता है, सोट देने वाला, मतलब मारने वाला। नहीं, उसके पास जितने भी छोटे छोटे राजा था सबको मार पीट कर जीत लिया, है ना। मतलब कहने का मतलब विजय प्राप्त किया। इससे बहुत से मैंने जितने भी अपने आसपास के लोगों को शांत किया, अपने राजाओं को। कौन, स्ट्रेटो प्रथम, इसीलिए इसने सोटर की उपाधि धारण किया। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने सोना का सिक्का चलाया, सोना का सिक्का चलाया, जिस पर राजा का नाम, यानी कि स्पष्ट रूप से राजा का नाम था। यानी कि स्ट्रेटो प्रथम ने सबसे पहले सोना का सिक्का चलाया। सोना का सिक्का मौर्य काल में भी चलाया गया था, लेकिन उस पर कोई राजा का नाम नहीं था, है ना। तो ज्यादा प्रचलित नहीं था उस समय, प्रचलित चांदी का ही सिक्का था। तो सोना का सिक्का किसने चलाया, तो हिंद यमन का राजा कौन है, स्ट्रेटो प्रथम, जिस पर स्पष्ट रूप से, जैसे आज भारत पर है ना गवर्नर का नाम लिखा रहता है, उसके बाद देखिएगा तो भारत का एक अशोक स्तंभ का भी चित्र रहता है, कहीं कहीं आपका है ना हल के आकार का चित्र रहता है। तो इस तरह से दर्शाया जाता है कि है ना कब बना, डेट भी रहता है, किसके शासन काल में बना। मान लीजिए 2014 में नोट बना, सिक्का या नोट बना, तो किसके शासन काल में बना, यानी मोदी जी के सरकार में शासन काल में बना। तो ठीक उसी प्रकार मतलब सोने का सिक्का चलाया, इसमें राजा का रूप स्पष्ट रूप से नाम लिखा था, यानी उसमें। उसके बाद इसके बाद एक राजा बना, इसका नाम क्या था, स्ट्रेटो प्रथम। स्ट्रेटो प्रथम के बाद द्वितीय, इसने पुनः क्या किया, तो सीसा का सिक्का चलाया। इसने सीसा का चलाया। सीसा का मतलब आपको, सीसा का सबसे पहले सिक्का किसने चलाया, तो सातवाहनों ने चलाया था। और जब इसने दोबारा पहले सीसा का सिक्का चलाया, लेकिन यही प्रश्न को आपको उलट के पूछ देगा कि भारत में सबसे पहले किस विदेशी शासकों ने सीसा का सिक्का चलाया। तो सीसा का विदेशी शासक कहेगा तो कौन, हिंद यवन के राजा कौन, स्ट्रेटो द्वितीय। लेकिन केवल कहेगा कि भारत में सबसे पहले सिक्का का सिक्का किसने चलाया, तो सातवाहनों ने चलाया। तो ये हो गया। अब देखिए कई बार 5-6 जीएस काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहला, भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलवाया, तो सोना का सिक्का किसने चलाया, हिंद यवन ने। हिंद यवन, जिस पर स्पष्ट रूप से नाम लिखा था कि कौन सिक्का चलाया है। दूसरा, शुद्ध सोना, सबसे शुद्ध सोना कौन चलाया, शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया, तो कुषाणों ने चलाया। ये कुषाण क्यों चलाया, देखिए कुषाण का एक राजा है कनिष्क। कनिष्क बहुत बड़ा कुषाण वंश का प्रतापी राजा है। और एक कुषाण, इसने रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग तक अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया, जिससे रेशम मार्ग में, चूंकि रेशम मार्ग का कंट्रोल किसके अधीन में हो गया, तो कनिष्क के। इसीलिए कनिष्क इस मार्ग जितने भी राजा आता था तो कनिष्क को सोने का सिक्का देता था, किसका, टैक्स के रूप में। तो इसकी इसीलिए सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया, तो कुषाणों ने। और कुषाण की वंश किस राजा ने, तो कनिष्क ने। सबसे ज्यादा सिक्का किसने चलाया, यानी सबसे ज्यादा सोना का सिक्का कौन चलाया, तो गुप्तों ने चलाया, यानी गुप्त साम्राज्य ने चलाया। गुप्तों का जब शासन आया तो चलाया। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बहुत बार प्रश्न आया भी है। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग इस यूक्रेटाइट वंश के बारे में देखेंगे, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेटाइट वंश, यूक्रेटाइट वंश के संस्थापक कौन है, तो यूक्रेटाइट। इसकी राजधानी कहाँ है, तक्षशिला। इसके एक प्रतापी राजा है, सबसे प्रतापी राजा, इसका नाम क्या है, एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स, इस राजा का नाम क्या, एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंग वंश के राजा कौन, भागवत के दरबार में भेजा। भागवत के दरबार में, यानी यूक्रेटाइट वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत कौन,
हेलियोडोरस को मिनांडर के भागवत के दरबार में भेजा। और जब भागवत के दरबार में आया कौन, हेलियोडोरस, तो हेलियोडोरस चूंकि भागवत कौन सा धर्म मान रहा था, हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म को देखकर काफी प्रभावित हुआ। इसीलिए हेलियोडोरस ने उड़ीसा के विदिशा में, कहा, विदिशा में गरुड़ ध्वज स्थापित किया। गरुड़ ध्वज मतलब झंडा स्थापित किया जिस पर गरुड़ का यानी विष्णु के वाहन का चित्र था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना। तो ये आपका हो गया क्या, विदेशी शासक, जिसको हम लोगों ने समझ लिया। तो उसके बाद इस वंश का देखिएगा तो यूक्रेटाइट वंश का सबसे अंतिम राजा है कौन, हर्मियस है ना। इसको कौन मारेगा, शक राजा मार देगा। तो ये आपका विदेशी शासक हिंद यवन, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका। तो हेडिंग में लिखिए विदेशी शासक, उसमें लिखिए विदेशी शासक लिखिए डैश देके मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में सबसे पहले हिंद यवन विदेशी शासकों ने साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद लिखिए डैश में हेडिंग में हिंद यवन या इंडो ग्रीक लिखिए। इसमें पॉइंट करके लिखिए हिंद यवन ने भारत पर 2 शाखा में विभाजित होकर अपने साम्राज्य को स्थापित किया है ना। पहले फिगर बना लीजिए, ताकि जितने आप फिगर को बनाइएगा उतने आपको माइंड में सेटअप रहेगा, है ना। इस तरह से सबसे पहले आप इंडिया कनेक्शन बनाइए, उसके बाद ये बनाइए यूक्रेटाइट वंश, तक्षशिला, डेमेट्रियस, सबसे पहले इस सेक्शन बनाइए। तो चलिए पहले हम लोग समझेंगे हिंद यवन में लिखिए 2 तरह से शाखा में विभाजित होकर पहला लिखिए यूक्रेटाइट वंश और दूसरा डेमेट्रियस। यूक्रेटाइट वंश और दूसरा डेमेट्रियस। हेडिंग में लिखिए डेमेट्रियस वंश लिखिएगा। इस वंश के संस्थापक डेमेट्रियस था। इस वंश की राजधानी सयाल अर्थात सियालकोट था। इसमें लिखिएगा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिनांडर था, जिसका अन्य नाम मिलिंद था। देखिएगा इसमें पॉइंट करके मिनांडर ने गंगा नदी घाटी तक विजय प्राप्त किया तथा इसके विजय को शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने रोका। उसके बाद इसी में पॉइंट करके लिखिएगा मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसका उल्लेख बौद्ध भिक्षु नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्हों में मिलता है। उसके बाद राजा कौन बनेगा, इसका बेटा। तो हेडिंग में लिखिए स्ट्रेटो प्रथम लिखिएगा। इसमें पॉइंट करके स्ट्रेटो प्रथम ने सोटर की उपाधि धारण किया। लिखिए इसमें पॉइंट करके इसने सोने का सिक्का चलाया। उसका दूसरा लिखिएगा स्ट्रेटो द्वितीय लिखिए। इसने पुनः सीसा का सिक्का चलाया अर्थात भारत में शीशा का सिक्का चलाने वाला प्रथम विदेशी शासक था। इसी में पॉइंट करके लिखिएगा भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यवनों ने चलाया, जिस पर स्पष्ट रूप से राजा का नाम अंकित था। इसी में फिर लिखिएगा, इस भी लिख लीजिए ताकि हम जब इस
कुषाण पढ़ाएंगे उसमें भी आपको लिखवाएंगे, लेकिन एक जमा लिख लीजिए तो आपको माइंड में सेटअप रहे। इसमें लिखिए आप पॉइंट करके, भारत में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का, भारत में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाणों ने चलाया, कुषाणों ने चलाया। उसके बाद लिखिएगा अगला पॉइंट करके, भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का, भारत में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्तों ने चलाया, गुप्तों ने चलाया। उसके बाद लिखिए हेडिंग में यूक्रेटाइट वंश, यूक्रेटाइट वंश, यूक्रेटाइट वंश लिखिए। इस वंश के संस्थापक यूक्रेटाइट थे, इस वंश के संस्थापक यूक्रेटाइट थे तथा इस वंश की राजधानी, इस वंश की राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला थी, तक्षशिला थी। लिखिए लिखिएगा इसी में डैश देके। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा एंटियालकिड्स था, एंटियालकिड्स था, जिसने अपने राजदूत हेलियोडोरस को शुंग वंश के राजा भागवत के दरबार में भेजा, भागवत के दरबार में भेजा। लिखिएगा हेलियोडोरस ने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के विदिशा के बेश नगर में गरुड़ ध्वज को स्थापित किया, गरुड़ ध्वज को स्थापित किया। उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिएगा और स्टार मार के, यूक्रेटाइट वंश का सबसे अंतिम राजा हर्मियस था, हर्मियस था। तो ये आपका हिंदी एवन का सेक्शन कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।